फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में प्रश्नों के आईने की जो श्रृंखला हमने चला रखी है उसके अंतर्गत 5 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक युग से है। और ये 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके विश्लेषण के क्रम में कई अन्य प्रश्नों के संबंध में नजरें डाली जा सकती है, जो परीक्षोपयोगी है, जो किसी न किसी रूप में एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं और जिसके पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो समय ना गवाते हुए सीधे अपने विषय पर आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा तीसरा सेशन है, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में जब हम प्रश्नों के आईने की जब हम बात करते हैं, उसके अंतर्गत जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस का तीसरा सेट है। और इस तीसरे सेट में हम सब बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला सवाल है वो सवाल है, वैदिक साहित्य में उल्लिखित सप्त सैंधव किस क्षेत्र का द्योतक है। तो यहां पे इस बात को समझिएगा कि जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो आपको पता है कि वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। संपूर्ण वैदिक काल का जो समय रहा वो समय रहा 1500 से जो है 600 ईसा पूर्व के बीच है। और इसमें से 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वो समय पूर्व वैदिक काल का समय कहलाता है, जबकि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय उत्तर वैदिक काल का समय कहलाता है। तो जब हम दोनों युगों की जब हम तुलनात्मक विवेचन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूर्व वैदिक कालीन आर्यों की जो गतिविधियों का मुख्य केंद्र था वो सप्त सैंधव क्षेत्र था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र से खिसक कर गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में चला जाता है। जस्ट लाइक आप इसको ऐसे देखिए कि ये जो है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। ये सिंधु नदी मान लीजिए, ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज नदी है, ठीक है। यहीं पे जो है सरस्वती नदी बहा करती है, ठीक है, करती थी। तो ये सिंधु नदी है, ये 5 सहायक नदियां पंजाब की है, तो 5, इसके बाद सरस्वती नदी। तो इस 7 नदियों का जो क्षेत्र था, इन 7 नदियों के क्षेत्र को जो है वो क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। इसे कहा गया सप्त सैंधव क्षेत्र। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सिंधु और सरस्वती नदी तथा सिंधु की 5 सहायक नदियां यानी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी, इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को हम क्या कहते थे, सप्त सैंधव क्षेत्र कहकर पुकारते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, और ये जो है ये ध्यान रखना है कि ये ऋग्वैदिक आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, ठीक है। ये ऋग्वैदिक आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। लेकिन जैसे क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में हम प्रवेश करते हैं, आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र खिसक कर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो जाता है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो जाएगा। तो ये कहां पर है, ये किस काल में आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जो सवाल यहां पे पूछा गया वो सवाल ये पूछा गया कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित सप्त सैंधव, सप्त मतलब 7 होता है, 7 नदियों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का मतलब क्या है। तो यहां पे देखिए, सिंधु, सरस्वती व सिंधु की 5 सहायक नदियां, ठीक है। सिंधु, सरस्वती व सिंधु की 5 सहायक नदियों का जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र को क्या कहा गया, सप्त सैंधव कहकर पुकारा गया। यहां पर कुछ और बातें आपको ध्यान रखना है कि जो ये सिंधु है, सिंधु की जो 5 सहायक नदियां थी पंजाब की तरफ से, वो है झेलम। और इन सब का प्राचीन नाम क्या था, तो झेलम का प्राचीन नाम जो है वो क्या हुआ करता था, वितस्ता, ठीक है। यानी कि झेलम नदी का वैदिक साहित्य में जो जिस नाम का उल्लेख मिलता है वो वितस्ता, वितस्ता यानी झेलम हो गया। अस्किनी जो है वो चिनाब नदी का प्राचीन नाम था, ठीक है। इसके बाद परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम, झेलम, चिनाब, रावी। सतलज का प्राचीन नाम श्रुतोद्री था, ठीक है। यह सतलज नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा। और इसके बाद झेलम, चिनाब, इसके बाद विपासा का मतलब हो गया व्यास नदी।
तो पंजाब की ये जो 5 सहायक नदियां हैं, इन 5 सहायक नदियों के जो प्राचीन नाम है, इससे भी संबंधित सवाल जो है पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में आप ध्यान रखिएगा या वैदिक साहित्य में सदा नीरा नदी का उल्लेख है और इसकी पहचान गंडक से स्थापित की जाती है। ठीक है, सरस्वती नदी को सरस्वती नदी कहकर पुकारा जाता था। तो झेलम हो गया, वितस्ता, चिनाब, अस्किनी, परुष्णी, रावी, इसके बाद जो है शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदा, नीरा, गंडक। इस तरह से नदियों के भिन्न भिन्न जो प्राचीन नाम है उससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और इन सभी नदियों का जो क्षेत्र था, यानी सिंधु, सरस्वती और साथ में जो पंजाब में 5 नदियां बहती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था उसे ही सप्त सैंधव क्षेत्र कहकर पुकारा जाता था। और यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो सप्त सैंधव क्षेत्र था। सरस्वती नदी के बारे में एक और सवाल पूछा जाता है कि सरस्वती नदी राजस्थान के जिस क्षेत्र में विलुप्त हो गई उस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? विंशन। विंशन नामक स्थान में सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी। इस पर भी एक सवाल जो है वो कह के पूछा जा चुका है। तो पहला सवाल हो गया। अब नेक्स्ट जो हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल है कि दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप देखते हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में या पूर्वी भारत के क्षेत्र में, तो पूर्वी भारत में यानी आर्यों का जो प्रसार है वो प्रसार क्या होता है कि वो नॉर्थ वेस्ट के इलाके से, जैसा कि हमने सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में बताया, तो सप्त सैंधव जो क्षेत्र है वो नॉर्थ वेस्ट के इलाके में, और नॉर्थ वेस्ट से नीचे उतरकर वो दक्षिण भारत गए होंगे, इसी तरह से वो पूर्व की ओर गए होंगे। तो पूर्वी भारत में कौन आर्य संस्कृति को ले गया? कौन वो ऐसे थे जिन्होंने की जो है दक्षिण भारत में आर्यों की संस्कृति को ले गए? जस्ट लाइक यहां से देखिए इस तरह से चले आ रहे हैं, तो आर्यों का जो प्रसार होगा वो विस्तार या तो इधर से इधर की ओर होगा या फिर विस्तार इधर से इधर की ओर होगा। तो जब इधर से इधर की ओर गए तो फिर कौन ले गया इस वैदिक आर्य संस्कृति को? दक्षिण भारत कौन ले गए और इसे पूर्वी भारत ले जाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसके बारे में यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जब हम पूर्वी भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय जो है वो किसे जाता है? विदेह माधव को जाता है। जबकि दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऋषि अगस्त्य को। ठीक है, ऋषि अगस्त्य को दक्षिण भारत में आर्यीकरण का श्रेय जाता है। और विदेह माधव का उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें यह कहा गया कि विदेह माधव जो है अपने पुरोहित गौतम राहु गण के साथ हाथ में अग्नि लेकर वो पूर्वी भारत की ओर गए, सदा नीरा नदी तक गए। और सदा नीरा नदी जो है वो गंडक नदी का प्राचीन नाम है। तो यानी कि वो बिहार तक गए थे। और इस पूर्वी क्षेत्र में आर्यीकरण का यानी आर्य संस्कृति को एक्सपेंड करने का श्रेय किसको जाता है? विदेह माधव को। तो ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार सवाल पूछा गया कि पूर्वी भारत में आर्य संस्कृति को ले जाने का श्रेय किसे जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा विदेह माधव। लेकिन जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर भारत में सभ्यता और संस्कृति का सूर्योदय जो है सबसे पहले हुआ, यानी कि साउथ इंडिया की तुलना में उत्तर भारत में सभ्यता और संस्कृति का पहले उदय हुआ। और इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि उत्तर भारतीय जो खासकर हम सनातन हिंदू संस्कृति की जब बात करते हैं तो उसके अगर मूल युग की बात करते हैं तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में, अगर साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति की मूल की जब बात करेंगे तो वो मूल युग की शुरुआत संगम युग से होती है। लेकिन संगम युग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग के बहुत बाद के युग का मतलब जो है वो प्रतीक है। और वो इस रूप में कि उत्तर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर भारत में वैदिक युग बीता, फिर 6th सेंचुरी बीता, इसके बाद मौर्य काल बीता, और जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ तब जाकर साउथ इंडिया में संगम काल प्रारंभ होता है। और संगम काल में संगम जो शब्द है वो तमिल जो है वो क्या है कि भाषा के शब्द है। तमिल विद्वत जनों का जो परिषद हुआ करता था उसी परिषद को संगम कहकर पुकारा गया। और तमिल विद्वत जनों के इस संगम नामक परिषद के द्वारा नवोदित जो तमिल कवि होते थे उन नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन करने के बाद अगर उन्हें लगता था कि यह प्रकाशन के योग्य है या आम जनों के पठन पाठन योग्य है
तो वो उसकी अनुशंसा करते थे। तो इस संगम नामक तमिल विद्वत जनों की परिषद के द्वारा अनुशंसित जो तमिल साहित्य है वही तमिल साहित्य संगम साहित्य के नाम से पुकारा गया। और संगम साहित्य से यानी तमिल संगम साहित्य से दक्षिण भारत के जिस मूल युग के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उसे ही संगम युग के नाम से पुकारते हैं। तो संगम युग का जब समय आएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि वैदिक संस्कृति का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होगा और इसमें ऋषि अगस्त की जो भूमिका है वो भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस डायग्राम के थ्रू इस बात को भी समझ गए कि आर्य संस्कृति को इधर से पूर्व की ओर ले गए कौन, विदेह माधव, इधर से दक्षिण की ओर ले जाने का श्रेय किसे जाता है, ऋषि अगस्त को। और जब हम विदेह माधव की बात करते हैं तो इनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो दक्षिण, यहां सवाल ध्यान रखना है कि पूर्वी भारत नहीं पूछा गया, यहां पे सवाल पूछा गया दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय किस ऋषि को जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, विदेह माधव ने क्या किया, पूर्वी भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार किया। ठीक है, पूर्वी भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार किया। और जब याज्ञवल्क्य की बात करते हैं तो यह ध्यान रखिएगा बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक के दरबार में, ठीक है, विदेह के राजा जनक के दरबार में एक दार्शनिक वाद विवाद का आयोजन हुआ था जिसमें याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य वर्सेस मैत्रेयी के बीच जो है वो क्या है कि, ठीक है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो है वो क्या हुआ था कि वहां पर एक संवाद हुआ था जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, याज्ञवल्क्य वर्सेस गार्गी का ये कई बार सवाल पूछा गया कि विदेह के राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य का जो प्रसिद्ध विदुषी गार्गी के साथ जो दार्शनिक वाद विवाद के हुए थे, संवाद हुए थे, जो कह सकते हैं कि डिस्कशंस हुए थे, उसकी जानकारी किससे मिलती है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। तो याज्ञवल्क्य हो गया। तो फिलहाल ध्यान ये रखना है कि दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय निम्न में से किस ऋषि को जाता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऋषि अगस्त। जबकि पूर्वी भारत का श्रेय जो है वो किसको जाता है, वो विदेह माधव को जाता है। तीसरा सवाल कि वेद प्रायः पद्यों में लिखा गया, किंतु कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। यह हमेशा इस बात को ध्यान रखने की है कि जब हम वैदिक युग की बात करते हैं तो वैदिक युग के इतिहास की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है मुख्य रूप से। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत यानी कि वैदिक साहित्यों से जानकारी मिलती है, तो ये वैदिक साहित्य किसे कहा जाता है ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत क्रमशः वेद आते हैं, इसके बाद ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद आरण्यक साहित्य आएगा और तब जाकर आएगा उपनिषद साहित्य। और चूंकि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत यानी वेदों का अंत कहा गया। जब हम वेद की बात करते हैं तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है, और वो क्या है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद हो जाएगा और हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 प्रकार के वेद हैं। तो वेद कितने हैं, 4, और वेद प्रायः जो है वो किस में लिखा गया, पद्य में। ठीक है, प्रायः जो है वो क्या है कि वो पोइट्री के फॉर्म में, श्लोक यानी मंत्र के फॉर्म में लिखा गया। लेकिन इसका एकमात्र जो अपवाद है वो अपवाद क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया। यानी कि यजुर्वेद के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों में यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो इसलिए सवाल यहां पूछा गया, वेद प्रायः किस में लिखा गया, पद्यों में लिखा गया, किंतु कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। यानी ऋग्वेद जो लिखा गया वो किस में लिखा गया, पद्य में। जब सामवेद की बात आती है वो भी किस में लिखा गया, पद्य में। इसके बाद
अथर्ववेद की बात करें तो ये भी पद्य में लिखा गया, और इसमें जो है ध्यान ये रखना है कि यजुर्वेद के कुछ अंश गद्य में लिखे गए। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यजुर्वेद इन चारों वेदों में एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य, जिसके कुछ अंश गद्य में भी लिखे गए। दूसरे शब्दों में यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम वेद की बात करते हैं, क्योंकि वो पद्य में लिखा गया, लेकिन जो पद्य के फॉर्म में होता है, श्लोक है, मंत्र या शेरो शायरी के फॉर्म में जब कोई चीज़ें या कोई बातें बतलाई जाती है, तो उसके भाव को समझना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। तो वैदिक मंत्र लिख तो दिए गए, लेकिन वो आम जनों के लिए सुलभ, या कह सकते हैं कि वो बहुत आसानी से समझे जाने योग्य जो है वो क्या है कि नहीं था। तो उसका पद्य से गद्यात्मक विश्लेषण करने की जो है वो कोशिश हुई, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो कौन सा साहित्य आया? ब्राह्मण। यानी कि ब्राह्मण जो साहित्य है वो पद्यात्मक वेदों का गद्यात्मक विश्लेषण है। यानी कि ब्राह्मण साहित्य गद्य में लिखा गया, आरण्यक और उपनिषद ये दोनों साहित्य गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया। लेकिन ब्राह्मण साहित्य इन चारों वैदिक साहित्यों में एकमात्र ऐसा वैदिक साहित्य है जिसके जो विशुद्ध रूप से गद्य में लिखा गया। विशुद्ध रूप से वो किस में लिखा गया? प्रोज में लिखा गया। और ये अपने आप में ये भी एक सवाल पूछा गया कि वैदिक साहित्य चार हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और इन चारों वैदिक साहित्यों में वो कौन सा ऐसा वैदिक साहित्य है जो विशुद्ध रूप से गद्य में लिखा गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य। बात समझ में आ गई कि वेद प्रायः पद्य में लिखा गया, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद यजुर्वेद है जिसके कुछ अंश गद्य में लिखे गए। दूसरे शब्दों में यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। इसके बाद पद्यात्मक वेदों का गद्यात्मक विश्लेषण ब्राह्मण साहित्य में मिलता है। तो ब्राह्मण साहित्य वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में, इन चारों में एकमात्र ऐसा साहित्य जो विशुद्ध रूप से गद्य में लिखा गया। तो ये भी आपको सवाल याद रखना है। और उपनिषद साहित्य वेदांत कहलाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्रम भी याद रखिएगा कि पहले जो है ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से उपनिषद वेदांत कहलाता है, वेदों का अंत। और उपनिषद का जो विषय है वो विषय क्या हो जाएगा? ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म या दर्शन हो जाएगा, या आत्मा, या परमात्मा, ये सब परलोक हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्म, ये सारे विषय वो हो जाएंगे उपनिषद के विषय। और इसमें विशुद्ध रूप से दर्शन की बात की जाएगी। यानी कि ब्राह्मण साहित्यों के समय तक जाते जाते वैदिक, कह सकते कि वैदिक धर्म जो कर्मकांडीय हो गया था, ठीक है, कर्मकांडीय हो गया था, रिचुअलिस्टिक हो गया था, इसी का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसके अगेंस्ट में विशुद्ध रूप से दर्शन, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? दार्शनिक। यहां पर क्या हो जाएगा? धर्म जो है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो है, इसमें कर्मकांड की जो है आलोचना होगी। इसलिए मुंडको उपनिषद की जब बात आती है तो मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ प्रतीक है कर्मकांड का, ठीक है, और यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। और यह कहा गया कि जिस तरह से एक फूटी नाव से आप समुद्र को, सागर को पार नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार एक जो कह सकते हैं यज्ञ रूपी जो नौका है, उस यज्ञ रूपी नौका से संसार रूपी भव सागर को पार नहीं कर सकते हो। तो ये फिर कहेंगे कि नहीं, कर्मकांड से कुछ नहीं होगा, क्या करना है? दर्शन भगवान का या ब्रह्म का दर्शन करना। और जिस दिन ब्रह्म को जानेंगे उस दिन स्वयं ब्रह्म का एहसास होगा, स्वयं ब्रह्म को आप जो है वो क्या है कि महसूस करेंगे कि आप स्वयं ब्रह्म हैं, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि। आपको इस बात का भी एहसास होगा सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी सब में उसी ब्रह्म का वास है। और साथ में इस बात का भी एहसास होगा कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन लोग अक्सर उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं उपनिषद में कर्मकांड नहीं, वहां पर विशुद्ध दर्शन, विशुद्ध अध्यात्म, ज्ञान की बातें, यानी कि ज्ञान मार्ग या निर्गुण ब्रह्म की उपासना केंद्र में आ जाएगा। किस ग्रंथ के समय में? उपनिषद ग्रंथों के समय में। बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है चौथा, कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हमने अभी बताया कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, यानी क्रमशः ये हो गया।
तो इसलिए उपनिषद को क्या कहा गया? वेदांत। यानी इसका सही जवाब जो है वो वेदांत है। लेकिन एक बात और यहीं पे मैं बता दूं कि यहां पर एक और शब्द है, वो है वेदांग। और वेदांग जो है वेद प्लस अंग से बना है। ठीक है, वेद प्लस अंग, यानी कि ये वेदों का अंग हो गया और ये है वेदों का अंत। ठीक है, यानी फाइनल, यानी कि एंड ऑफ वेदास, एंड ऑफ वैदिक लिटरेचर क्या है? उपनिषद। लेकिन जब हम पार्ट ऑफ वेदा की बात करेंगे तो फिर हो जाएगा वो वेदांग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम एक शरीर हैं और उस शरीर के विभिन्न अंग हैं, हाथ पैर नाक मुंह, ये सब जो है उस शरीर के भिन्न भिन्न अंग है। तो वेद को भी अगर एक शरीर मान लिया जाए तो उसके हाथ क्या होंगे, उसके पैर क्या होंगे, उसके नाक क्या होंगे, मुख क्या होंगे, उनके जो है वो क्या है कि दृष्टि क्या, आंख क्या हो गई, ये तमाम तरह के ये सब वेदों के अंग कहलाते हैं। और वेदांग के बारे में भी बात समझ लीजिएगा कि वेदांग जो है वो कितने हैं? 6 अंग। वेद के कितने अंग हैं? 6। और वो कौन कौन से है? तो शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, शिक्षा कल्प व्याकरण, इसके बाद निरुक्त है, निरुक्त है, इसके बाद छंद है, छंद, और इसके बाद हो जाएगा ज्योतिष। ठीक है, ये 6 अंग है। और जो शिक्षा है, इस शिक्षा को अगर इंग्लिश में आप देखिए इसको कहते हैं फोनेटिक्स। यानी कि इसमें क्या होगा कि वैदिक जो मंत्र है उस मंत्रों के उच्चारण, उसकी ध्वनि शास्त्र की बात की जाएगी। तो शिक्षा में क्या है? वैदिक मंत्रों के उच्चारण, उसके फोनेटिक्स की बात की जाएगी, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। ठीक है, जब हम कल्प की बात करेंगे, कल्प जो है वो क्या है? रिचुअल्स। और ये कल्प जो है ये रिचुअल्स है। और ये जो शिक्षा है, शिक्षा तो वेद की नाक हो जाएगा, कल्प वेद की हाथ हो जाएगा, व्याकरण वेद की क्या हो जाएगा? मुख। ठीक है, जब निरुक्त की बात करेंगे ये वेद का कान हो जाएगा, जब छंद की बात करेंगे तो ये जो है वेद की पैर हो जाएगा, वेद का पैर हो जाएगा। और ज्योतिष की जब हम बात करेंगे तो वेद की क्या हो जाएगा? आंखें हो जाएंगी। ठीक है, और रिचुअल्स में इसमें कर्मकांड की बात की गई है, व्याकरण में शुद्धता की बात की गई है, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति की बात की गई है। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि शब्द व्युत्पत्ति, यानी कि जब क्या हुआ कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता पर जब अतिशय बल दिया जाने लगा, तो देखिए कि किसी भी शब्द का हम उच्चारण बेहतर तरीके से तब कर सकते हैं जब उन शब्दों की व्युत्पत्ति, उसकी जो एटिमोलॉजी है, उस एटिमोलॉजी को अगर हम बेहतर तरीके से समझ लें तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और वैदिक मंत्र के उच्चारण में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी प्योरिटी, उसकी जो फोनेटिक्स है, उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, उस पर पर्याप्त बल दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर आपने मंत्रों का सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया तो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करा रहे हो, मंत्रों का उच्चारण करा रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो हम कैसे शुद्धतापूर्ण तरीके से उसका उच्चारण कर सकते हैं? तो इसके लिए जरूरी है कि हम उन सारे शब्दों की जो फोनेटिक्स है उस फोनेटिक्स को समझें, उसका जो एटिमोलॉजी है यानी कि शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहेंगे एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। व्याकरण आप जान रहे हैं, ग्रामर। ठीक है, शिक्षा हो गया फोनेटिक्स। छंद की जब बात आएगी तो इंग्लिश में इसको कहा जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, जब ज्योतिष की बात आएगी आपको मालूम है इसको कहा जाएगा एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी आप समझ जाइए। जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा, ये जो शिक्षा है और निरुक्त, इस पर कई बार सवाल जो है वो आ चुका है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसका सही जवाब वेदांत है। वेदांग हो गया वेद के अंग, और वेद के कितने अंग माने गए? 6 अंग। और ये 6 अंग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और शिक्षा में शब्दों की ध्वनि यानी कि फोनेटिक्स की बात की जाती है। और कल्प की बात, एक बात और समझ लीजिएगा कि कल्प जो है ना, इस कल्प का आप समझ जाइए कि इस कल्प के 3 अंग है, श्रोत सूत्र,
स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और कल्प सूत्र। स्रोत सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया, इसके बाद शुल्ब सूत्र होगा। ठीक है, शुल्ब सूत्र। और शुल्ब सूत्र के बारे में यह ध्यान रखिएगा कि जो ये शुल्ब सूत्र है, इसी शुल्ब सूत्र से वैदिक जो गणित की हम बात करते हैं, यहीं से भारत में गणित की शुरुआत मानी जाती है, शुल्ब सूत्र से। और ये शुल्ब सूत्र जो है, इसका जैसे देखिए स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र और धर्म सूत्र है। ठीक है ना, धर्म सूत्र है और शुल्ब सूत्र जो है, इसमें जो स्रोत सूत्र है उसी का एक पार्ट माना जाता है। तो कल्प का पार्ट है शुल्ब सूत्र, और शुल्ब सूत्र से वैदिक गणित के संबंध में डिटेल में जानकारी प्राप्त होती है, और यहीं से वैदिक गणित की जो है शुरुआत मानी जाती है। तो ये चौथा हो गया। पांचवा, भारत में प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियों को किन मृदभांडों के साथ, लौह युगीन, देखिए सवाल पूछ रहा है लौह युगीन। अब लौह युगीन कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम वैदिक युग की बात करें, इसके बाद 6th सेंचुरी बीसी की बात करें, और इसके बाद हम लोग बात करें मौर्य काल की। ठीक है, वैदिक युग को आपको पता है दो भागों में बांटा जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या लोहे का चलन था? तो लोहे का चलन यहां पे नहीं था। ठीक है, जब हमने आपको बताया कि जब हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं, तो पूर्व वैदिक काल में भी लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो भारत के इतिहास में पहली बार लोहे की जानकारी कहां मिलती है? उत्तर वैदिक काल में। और कब? 1000 बीसी में, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल की जब शुरुआत हुई, तो भारत में लोहे की जानकारी मिलनी प्रारंभ हो गई। तो सवाल यहां पे ये पूछा था कि लौह युगीन बस्तियां, ये लौह युगीन बस्तियां कहां से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी? यहां से, और 6th सेंचुरी बीसी में जाकर वो क्लाइमेक्स में पहुंचेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लौह युगीन बस्तियां हैं, उसका संबंध, इतने सारे मिट्टी के बर्तन दिए गए, और इन मिट्टी के बर्तनों में ये जोड़ना है, ये समझना है कि इसमें किस मिट्टी के बर्तन का संबंध लौह युग से जोड़ा जा सकता है। तो इसके बारे में देखिए कैसे समझना है। सबसे पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, जो इंग्लिश भाषी होंगे, चित्रित धूसर मृदभांड, इसको इंग्लिश में कहते हैं PGW, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, WARE। जब हम गेरू वर्णी मृदभांड की बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में कहते हैं OCP, यानी ओकर, OCHRE। ओकर मतलब होता है गैरू। ओकर कलर्ड पोटरी, पोटरी मतलब मिट्टी के बर्तन हो जाएगा। उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड की जब बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में कहेंगे NBPW शॉर्ट में, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और ये रेड एंड ब्लैक जो है वो क्या है कि वेयर हो जाएंगे, ना मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे। तो अब सवाल यहां पर यह पूछा गया है कि लौह युगीन का संबंध किससे है? वो जब लौह युग की शुरुआत हुई, जब बस्तियां बसनी प्रारंभ हुई, तो किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग जो है वो क्या है कि वो प्रारंभ हुआ, यानी किस तरह के मिट्टी के बर्तन का संबंध हम लौह युगीन बस्तियों से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप याद रखिएगा रेड एंड ब्लैक वेयर का प्रयोग होता था, यानी कि काले और लाल रंग के मृदभांड का प्रयोग होता था। इसका प्रयोग कब होता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जब हम इधर आते हैं यानी कि पूर्व वैदिक काल में आते हैं, तो पूर्व वैदिक काल में कौन से मिट्टी के बर्तन? OCP का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। गैरू वर्णी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग जो है वो क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। जब हम यहां पे आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो यहां पर क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल से जब लौह संस्कृति की शुरुआत होती है, तो यहां पर PGW, ठीक है, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। और जब लोहे के बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारंभ होता है, तो यहां पे NBPW, ये मौर्य काल में, 6th सेंचुरी BC से एक प्रकार से, कि यहां पे देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब 6th सेंचुरी BC आता है, तो यहां पे NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इस जो है वो क्या है कि मिट्टी के बर्तन का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, और यहां पर लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और मौर्य काल में भी इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है NBPW का। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल है वो सवाल ये है कि भारत में प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियों का जो संबंध है, ठीक है, प्राचीनतम पूछ रहा है। ठीक है, प्राचीनतम, तो प्राचीनतम क्या होगा? यहां से लोहे की शुरुआत हुई और लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग यहां पे हुआ,
6th सेंचुरी बीसी में। फिर लोहे का प्रयोग तो जब हम प्राचीनतम बस्तियों की बात करेंगे तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाता है कि लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग का संबंध मिट्टी के किस बर्तन से है तो वो NBPW हो जाएगा, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास में आपने बहुत सारी बातों की जानकारी हासिल की होंगी। तो 5 क्वेश्चंस के थ्रू हमने इन सारे प्रश्नों के इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आए तो एक फ़र्ज थोड़ा सा अदा करिए अपने चैनल के लिए, अपने सर के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिलहाल आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।